हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा 5वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारी मेन टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। आज से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली अ लैंग्वेज सी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या? व्हाट इज सी, व्हाई सी, वेयर सी, www। सो व्हाट इज सी, व्हाई सी, वेयर सी? सी इज अ लैंग्वेज। हम बोलते हैं सी लैंग्वेज पढ़ रहे, तो लैंग्वेज क्या होती है? सो लैंग्वेज इज अ वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, वन टाइप ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस का एक मीडियम होता है। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, मराठी में, फ्रेंच में, गुजराती में, बराबर। तो वो चीज क्या होती है? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए एक मीडियम होता है, जिसको बोलते हैं हम लैंग्वेज। लैंग्वेज किस चीजों से बनती है? तो इंस्ट्रक्शंस बनती है। इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप बन के एक सेंटेंस बनाता है, बराबर। तो जनरल कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज किस चीज से बनती है? कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज आपकी बनती है बाइट या बाइट की पैटर्न, जिसको आप क्या बोलते हो? इंस्ट्रक्शन बोलते हो। जिसको आप क्या बोलते हो? इंस्ट्रक्शन बोलते हो। तो इंस्ट्रक्शन से ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको आप स्मॉल यूनिट बोलते हो ऑफ कोड। ऐसे स्मॉल यूनिट इकट्ठा होकर क्या बनता है? स्मॉल प्रोग्राम बनता है। ऐसे स्मॉल प्रोग्राम इकट्ठे होकर क्या बनता है? एक स्मॉल मॉड्यूल बनता है। और ऐसा स्मॉल मॉड्यूल्स मिलके एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुम्हें ये करना है, इस तरह से करना है, ये डेटा पे काम करना है, डेटा ये जगह से लेना है, इस तरह से तेरे को आउटपुट यूजर को देना है। समझ में आ रहा है? सो मेन चीज, कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ वन टाइप ऑफ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, मीन्स कंप्यूटर। सो व्हाट इज सी? सी इज क्या है? तो सी इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज through which we can instruct the computer to process our data और information। हम हमारे इंफॉर्मेशन के ऊपर किस तरह से प्रोसेस करना है, वो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज, सी लैंग्वेज जैसी अलग अलग लैंग्वेजों के द्वारा उसके अंदर उसके इंस्ट्रक्शनों से प्रोग्राम बना के कंप्यूटर को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो किस तरह से हर एक लैंग्वेज का खुद का क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सेट होता है। जैसे आपको पापा चाहते हैं कि आप कुछ काम करो, तो उसके लिए आपके पापा आपको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये काम करना है, इस तरह से करना है, ये चीज का यूज करो। समझ में आ रहा है? सेम थिंग सी लैंग्वेज के द्वारा हम जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सेट लिखते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए कि भाई प्रोसेसर तेरे को ये काम करना है, तो वो लैंग्वेज के पास क्या होना चाहिए? उसका पूरा इंस्ट्रक्शन सेट होना चाहिए, उसकी रूल बुक्स होनी चाहिए। तो वो रूल बुक्स या इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में सी लैंग्वेज के पास भी अपना खुद का है। कैसे? तो अलग अलग टाइप से, डेटा टाइप के फॉर्मेट में, ऑपरेटर के फॉर्मेट में, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, लार्ज डेटा इंस्ट्रक्शन सेट भी है उसके पास, एरे के फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, इवन उसके पास पावरफुल ऑपरेशनल टूल्स भी है सी लैंग्वेज के पास, लाइक फंक्शन, पॉइंटर, फाइल हैंडलिंग। ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आने वाले लेक्चरों में, बराबर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ सी। सो सी, क्यों सी, कैसे बना सी, और कहां कहां पे हम सी का यूज कर सकते हैं? सी मीन्स सी लैंग्वेज। सो व्हाई सी, व्हाई इज सी कॉल्ड? ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम रिलेटेड, इवन कंपनियों में भी ये पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज को क्यों मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, या सी लैंग्वेज क्यों मल्टीपर्पज लैंग्वेज है। मतलब ये सब क्वेश्चन एक दूसरे के साथ क्या है? एम्बेडेड है। व्हाई सी, सी क्यों है? क्योंकि कुछ जरूरियात, कुछ नीड, जरूरियत वहां पे हो गई कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो मिडिल लेवल भी हो और मल्टीपर्पज भी हो। अब आप सोचो कि ये मिडिल लेवल और मल्टीपर्पज क्या है? लेट अस सी। सबसे पहले मिडिल लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज मिडिल लेवल लैंग्वेज? तो सी से पहले, सी लैंग्वेज जब बनी उससे पहले भी अलग अलग लैंग्वेज थी, लेकिन वो लैंग्वेज कैसी थी? दो टाइप की थी, एक हायर लेवल थी और एक लोअर लेवल थी। अब आप सोचोगे हायर लेवल क्या? हायर लेवल मतलब ह्यूमन लाइक लैंग्वेज, मतलब कि ऐसी लैंग्वेज के जिसके द्वारा हम ह्यूमन लाइक शब्दों में, ह्यूमन लाइक वर्ड्स में क्या करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लाइक बिगिन, एंड, स्टार्ट, स्टॉप, लाइक ये वर्ड्स यूज करके हम इंस्ट्रक्शंस, ये वर्ड्स मतलब ये एक प्रकार के इंस्ट्रक्शन है, इसका यूज करके हम क्या करते हैं?
कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये वर्ड्स का यूज करके हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। दैट मीन्स इट्स कॉल्ड हायर लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन लाइक लैंग्वेज। एंड लोअर लेवल लैंग्वेज में क्या आता है, तो मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज मतलब डायरेक्टली बाइनरी फॉर्मेट 1010 में आप इंस्ट्रक्शन, लेकिन आप जानते हो कि 1010 में आपको कोड करना है। जैसे बहुत पहले के प्रोसेसर थे, बहुत पहले के कंप्यूटर थे, जिसके अंदर क्या था, सिर्फ 0 1 और आपका एंटर की मतलब कंफर्मेशन की। तो आपको 010101 से इंस्ट्रक्शन देने का, एक इंस्ट्रक्शन खत्म हुई, आपको उसके रिलेटेड प्लस माइनस का अगेन वहां पे इंस्ट्रक्शन 01 के फॉर्मेट में देने का। समझ में आ रहा है? हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद आपको वो इंस्ट्रक्शन ओके है, उसके लिए कंफर्मेशन बटन दबाना पड़ता है। तो ऐसे था। उसके बाद फिर आपका आया हेक्स कीबोर्ड, मतलब हेक्साडेसिमल में, जिसके अंदर 01 से ज्यादा बेटर तरीका था। उसके बाद आया आपका असेंबली लैंग्वेज, मतलब कि हेक्स कीबोर्ड से भी ज्यादा बेटर है, मतलब कि वहां पे ह्यूमन लाइक वर्ड होते थे। जैसे कि आपको एडिशन करना है 2 नंबरों के लिए, तो आपको प्लस के लिए 01 की पैटर्न डालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, प्लस के लिए सम, SUM, सम है, सब्सट्रैक्ट है, जंप है, इस टाइप के शॉर्ट एब्रिविएटेड फॉर्म होते थे जो आप लिख सकते थे, और वो इंटरनली कन्वर्ट हो जाते थे किसमें, करंट पैटर्न में। तो ऐसे लैंग्वेजों से जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। और उसको जो करंट पैटर्न मतलब कि बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं। पढ़ेंगे हम आगे। सो लोअर लेवल लैंग्वेज आपकी कैसी थी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। सो बिफोर सी, प्रायर सी, वहां पे 2 टाइप की लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी और लोअर लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन लाइक। तो दोनों के अलग अलग फायदे भी थे, दोनों के अलग अलग नुकसान भी थे। सो क्या फायदे थे, तो देखो हाई लेवल में आप प्रोग्रामिंग कैसा था, इजी था, फास्ट था, क्योंकि ह्यूमन लाइक लैंग्वेज है, फटाफट प्रोग्रामिंग हो जाती थी, फास्ट भी था, और उसकी वजह से उसका प्रोग्रामिंग क्या था, स्पीड काफी बढ़िया थी। सो प्रोग्रामिंग टाइम काफी कम हो जाता था, काफी कम टाइम में हम अच्छा सा प्रोग्राम लिख सकते थे। सो इट इज अ गुड थिंग्स, बराबर। तो बैड थिंग क्या थी, अब ऑब्वियसली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई थी, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, को उसको मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि फाइनल तो प्रोसेसर को काम करना है, सो मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा ना, तो कन्वर्जन टेक प्लेस सम टाइम, कन्वर्जन कुछ टाइम लेता है। जैसे कोई चाइनीज में बोलता है तो हिंदी में समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको किसी को बीच में रखना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर, मीडिएटर, इंटरप्रेटर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सो हमें बीच में किसी दुभाषी को, जिसको हम बोलते हैं, ओके, हमको उसको ट्रांसलेटर को, इंटरमीडिएटर को, बराबर, हमको रखना पड़ता है। वो पहले वो सुनेगा, बाद में वो अपने हमारी लैंग्वेज में ट्रांसफर करेगा, हम फिर उसको समझेंगे, फिर हम उसके रिप्लाई देंगे, वापस वो रिप्लाई को क्या करेगा, ट्रांसलेट करके उसको सुनाएगा। सो इट विल टेक सम टाइम्स। सो इसका मतलब क्या था, एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो जाती थी आपकी, काफी लेस हो जाती थी, और एग्जीक्यूशन टाइम आपका क्या हो जाता, काफी बढ़ जाता। सो ये क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। समझ में आ रहा है? सो एडवांटेज क्या हो गया, प्रोग्रामिंग में फायदा हो रहा था, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो गया, एग्जीक्यूशन में काफी डिसएडवांटेज हो जाता है। सामने लोअर लेवल लैंग्वेज में क्या था, बिल्कुल उल्टा था। प्रोग्रामिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि 1010 में एक भी 10 में आगे पीछे हो गया, एक 1 के बजाय गलती से 0 डाल दिया या 0 के बजाय 1 डाल दिया, तो क्या हो गया, पूरा इंस्ट्रक्शंस बदल जाएगा, पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। सो प्रोग्रामिंग विल टेक टू मच टाइम, काफी ज्यादा टाइम जाता था और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। समझ में आ रहा है? सो इट इज बैड थिंग, प्रोग्रामिंग इज अ बैड थिंग इन लोअर लेवल। लेकिन एक बार आपने कोड कर दिया, उसके बाद एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट था, क्योंकि उस प्रोसेसर को अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन मिल रही थी। सो उसको इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर की कोई ज्यादा जरूरत रहती नहीं थी। सो उसका ट्रांसलेशन मतलब एग्जीक्यूशन टाइम क्या था, उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस काफी अच्छी थी, जबकि प्रोग्रामिंग लेवल पे वो काफी बैड, मतलब लो लेवल पे था। समझ में आ रहा है? तो सी के 2 टाइप की लैंग्वेज थी, हाई लेवल टाइप की लैंग्वेज थी और मिडिल लेवल टाइप की लैंग्वेज थी। दोनों के कुछ प्रोस थे, दोनों के कुछ कॉन्स थे। मतलब उस टाइम पे ऐसी लैंग्वेज की जरूरत हो गई थी कि जो दोनों के जो डिसएडवांटेज है उसको कम करे और एडवांटेज को कायम रखे। मतलब एडवांटेज जो दोनों के है उसको तो रखे ही रखे, लेकिन डिसएडवांटेज है वो दोनों को कम करे। सो ऐसी कैसी मिडल लेवल लैंग्वेज की जरूरत हो गई, जो ना हायर हो ना लोअर हो, ऐसी मिडल लेवल लैंग्वेज कि जो दोनों के डिसएडवांटेज को क्या करे, कम करे और दोनों के एडवांटेज को क्या करे, कंटिन्यू करें। सो नीड ऑफ सच अ मिडल लेवल लैंग्वेज, मैक्सिमाइज, मेंटेन एडवांटेज एंड रिड्यूस डिसएडवांटेज। सो ऐसी लैंग्वेज ढूंढने के लिए उन्होंने कोशिश शुरू की और उन्होंने उसमें सी लैंग्वेज को फाइंड किया। कैसे, देखते हैं।
दूसरा प्रॉब्लम क्या था, मल्टीपर्पज, जैसे हमने आपके बताया ना दो चीज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड मल्टीपर्पज, मिडिल लेवल एंड मल्टीपर्पज, बराबर। सो व्हाट इज मल्टीपर्पज? तो अगेन बिफोर सी के पहले मतलब कि 1962 तक, सी से पहले वहां पे अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बनी हुई थी, लाइक अ बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन, कोबॉल, ये सब लैंग्वेज क्या थी, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग टास्क के लिए थी। जैसे कोई लैंग्वेज सिंपल पर्पस के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोई साइंटिफिक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोई इकोनॉमिकल लेवल के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोई सिस्टम लेवल के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं थी कि जिसके द्वारा हर टाइप के सॉफ्टवेयर बन जाए। सो बड़ी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता था, हर टाइप का काम होता था, एंटरटेनमेंट का काम होता था, सिस्टम लेवल पे काम होता था, साइंटिफिक लेवल पे काम होता था, बराबर है, बेसिक लेवल पे नॉर्मल काम काज होता था। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था, हर लैंग्वेज के जानकारों को नौकरी पे रखना पड़ता था। उसकी वजह से कॉस्टिंग क्या हो जाती थी, बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, कंपनी को लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, मैन पावर ज्यादा हो जाता था, कॉम्प्लेक्शंस क्रिएट हो जाते थे। समझ में आ रहा है? सो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, क्योंकि कोई भी ऐसी लैंग्वेज सी से पहले नहीं थी कि जो हर पर्पस के लिए क्या आए, काम में आए। सो बिफोर सी दे नीड सच अ मल्टीपर्पज लैंग्वेज, के एक ही लैंग्वेज ऐसी हो कि जो हर काम के अंदर आपको यूजफुल हो, ताकि वही लैंग्वेज के एक्सपर्ट रखेंगे तो वो हर चीज के काम के लिए आपको यूजफुल होगा। तो आपका मैन पावर कम होगा तो कॉस्टिंग कम हो जाएगी, कॉस्टिंग कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट हो ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है? सो बिफोर सी मतलब 1945 टू 1960 तक अलग अलग लैंग्वेज थी। 1916 के बाद उन्होंने मल्टीपर्पज लैंग्वेज, 1960 के बाद उनको मल्टीपर्पज लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई और 1962 से उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। सो 1962 तक कंप्यूटर वर्ल्ड को क्या जरूरत आ गई, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड मल्टीपर्पज लैंग्वेज। ओके, सो अलग अलग कंपनियां, यूनिवर्सिटी, रिसर्च एकेडमीज थी, अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे, वो सब लोग अपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। तो उस टाइम पे AT&T कंपनी की डेल रिसर्च लैब में, AT&T कंपनी की बेल रिसर्च लैब के अंदर डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट या बोलो उसको प्रोग्रामर बोलो, वो भी इसके अंदर कूद पड़ा कि ओके मैं भी इसके लिए ट्राई करूंगा। एक्चुअली डेनिस रिची OS बनाना चाहता था, यूनिक्स OS डेनिस रिची ने बनाई है, डेनिस रिची और उसकी टीम ने। सो यूनिक्स के लिए काम करा था ऐसी OS बनाने के लिए, लेकिन OS बनाने के लिए भी तो प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई लैंग्वेज चाहिए। सो वो भी इसके लिए कोशिश कर रहा था। सो क्या हुआ, 1962 से डेनिस रिची ने काम स्टार्ट किया। 1962 से लेकर 2 साल के अंदर उसने एक लैंग्वेज बनाई, वो लैंग्वेज वो लेकर मार्केट में आ रहा था। उसी टाइम कोई अलग कंपनी के कोई अलग ग्रुप ने 1964 में एक लैंग्वेज मार्केट में रख दी, जिसको नाम क्या दिया, CPL, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो डेनिस रिची ने क्या किया, स्टॉप, वेट एंड वॉच। वो जो रिलीज करने वाला था वो अटक गया। उसने क्या किया, ओके अभी नहीं करनी। इन लोगों ने जो CPL मार्केट में रखा है उसको उसने स्टडी किया, उसके अंदर के जो खामियां थी उसको उसने देखा, उसके लिए उसने सॉल्यूशन सोचा, उसके अंदर जो खूबियां थी वो भी उसने देखा, और वो सब खामियां खूबियां उसने अपनी जो लैंग्वेज थी उसके अंदर ऐड की। उस दरमियान उसने वापस कुछ नए फीचर्स ऐड किए और वापस 1966 में वो वापस नई लैंग्वेज लेकर आने वाला था। लेकिन वही कंपनी जो CPL लेकर आई थी उसको भी अपनी 2 साल के अंदर पता चला कि उसकी लैंग्वेज में ये खामियां है और कुछ खूबियां है, उसके उस ड्यूरेशन में उनको भी कुछ अलग आइडिया है। तो वो सब लेकर वो अलग एक नई कंपनी लेकर नई लैंग्वेज लेकर आ गए। कौन सी, BCPL। बी मतलब बेसिक, मतलब CPL थोड़ी टफ थी, ये थोड़ी डाउन लेवल पे लेकर आए, इजी लेवल पे, बेसिक CPL लैंग्वेज। सेम प्रोसेस वापस स्टार्ट हो गई जो पहले थी। डेनिस रिची ने वापस वही चीजें फॉलो किया, BCPL का डिसएडवांटेज, एडवांटेज, नया आइडिया, नया कंसेप्ट, वापस वो नई लैंग्वेज लेकर आने वाले थे, लेकिन वो लोग वापस एक नई लैंग्वेज लेकर आ गए जो CPL और BCPL के बाद B लैंग्वेज, मतलब CPL और BCPL में से CPL को उन्होंने निकाल दिया और B लैंग्वेज लेकर आ गए 1968 में। सो सेम थिंग अगेन, डेनिस रिची स्टॉप हो गया और वापस उसने वही प्रोसेस की और फाइनली 1970 के अंदर डेनिस रिची ने लैंग्वेज रिलीज किया जिसका नाम उसने क्या दिया, C, क्योंकि वो किसके बाद डेवलप हुई, B लैंग्वेज के बाद। तो अब आप थोड़ा सा सोच लो कि CPL, BCPL, B लैंग्वेज कौन सी कंपनी ने डेवलप किया होगा। ऑब्वियसली AT&T कंपनीज के द्वारा ही डेवलप हुई, लेकिन उसकी अलग रिसर्च टीम ने
ये सब चीजें किया था। सो फाइनली डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज पब्लिश किया 1968 टू 1917 के बीच में, और उसी ड्यूरेशन में उसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया। तो सी लैंग्वेज के बारे में बोला जाता है न भूतो न भविष्य, न भूतकाल में बनी थी न भविष्य में बनने वाली है। रियल में आज की तारीख में 1970 में बनी हुई है, फिर भी आज की तारीख में आप पढ़ रहे हो और आने वाले आपके जूनियर्स और उनके जूनियर्स भी ये लैंग्वेज को पढ़ेंगे। चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी भी क्यों ना आए, लेकिन आपको ये लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेगी, तब जाके आप लैंग्वेज क्या चीज होती है, प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है आप सीख पाओगे। क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर कोई लैंग्वेज अभी तक बनी नहीं है जो आपको प्रोग्रामिंग क्या है वो अच्छी तरह से समझा सके। और सी जो बताया गया ना, न भूतो न भविष्य, मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज अभी तक की बनी हुई है। कैसे वो हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज एडवांटेज ऑफ सी? ओके, अब आपको पता चला क्यों सी, किस वजह से सी, why C is called middle level language, why C is called multi-purpose language. Okay na? So now these are the features or advantage. So C is a middle level language, C is a multi-purpose language, most powerful language, very easy to understand, strictly programming language. अब ये strictly programming language क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझ लेना कि C लैंग्वेज परफेक्ट लैंग्वेज है, उसका रूल्स रेगुलेशंस का सेट है जिसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, वो केस सेंसिटिव है, वो सब हम सी के फीचर्स में आगे और दिखेंगे। मतलब आप उसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन है जो जिस केस में लिखी गई है वही केस में, मतलब अपर लोअर उसी हिसाब से लिखना है आपको। उसके हर सेंटेंस के लेवल के रूल्स, जैसे सेमीकोलन सेंटेंस के लाइन में रखना है तो सेमीकोलन रखना है। जो भी फंक्शंस के, मान लो कि आप कुछ यूज करते हो, कोई स्ट्रिंग यूज करते हो जो डबल कोट में लिखनी है तो आपको डबल कोट में लिखना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्ली क्लोज करना पड़ेगा। मतलब ये सब रूल्स रेगुलेशंस क्या स्ट्रिक्ट है। आप ये सुन के अगर आप घबरा गए कि वो इतना स्ट्रिक्ट है तो हम कैसे पढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसी चीज नहीं। एक बार आप उसको फॉलो करेंगे, उसको यूज करने लगेंगे, फिर वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप बचपन में थे, साइकिल चलाते थे, साइकिल चलाते टाइम कितनी बार गिर गए, फिर आपने सोचा मैं साइकिल छोड़ दूं, नहीं, आपने वापस सीखा, लेकिन एक बार आपका बैलेंस बन गया, फिर आप आंखें बंद करके भी, हाथ खोल के भी साइकिल चलाते हो थे ना। ओके, तो लाइक दैट। ओके, C, most important things. Why C is most powerful language? Because it is a system level, OS level programming language. जो देखो, अगर आपको कोई घर बनाना है तो उसके लिए सबसे बेसिक जरूरियत क्या होती है? जमीन, मजबूताई, एकदम मजबूत जमीन चाहिए। आप पानी में घर नहीं बना सकते, वो डूब जाएगा, वो गिर जाएगा। एकदम ढीली पोची जमीन के अंदर भी, दलदल के अंदर अगर आप घर बनाने जाएंगे तो क्या होगा? वो धंस जाएगा अंदर। तो आपकी जमीन क्या होनी चाहिए? आपकी जमीन एकदम मजबूत होनी चाहिए। सेम थिंग, कोई भी ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन सेट, जिसके थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो, जिसके थ्रू आप पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हो। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? समझ में आ रहा है? ओएस के ऊपर क्या होता है? ओएस के ऊपर क्या होता है? अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इंस्टॉल होते हैं। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, सुन लेना, समझ लेना, कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है, उसको ओएस के माध्यम से प्रोसेसर के साथ, ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसको प्रोसेसर के साथ क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेट करना पड़ता है। ओके, तो देखो, लैंग्वेज जब बनाते हो तो आपको यह सोचना पड़ता है कि ये लैंग्वेज कौन सी ओएस के थ्रू प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट कर, मतलब लैंग्वेज बनाने से पहले आपको वो लैंग्वेज कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से ओएस के थ्रू एग्जीक्यूट करनी है वो जानना जरूरी। लेकिन सी लैंग्वेज तो इतनी पावरफुल है कि उसने खुद में अपनी ओएस, मतलब सी लैंग्वेज का यूज करके पूरी ओएस बना दी। वो लैंग्वेज, वो ओएस कौन सी है? यूनिक्स। तो इससे बेस पे आप समझ सकते हो कि सी लैंग्वेज कितनी पावरफुल लैंग्वेज है। एंड ये एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के अंदर आज की तारीख में भी सी लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज यूज नहीं होती है। सी मीन्स सी की फैमिली, सी प्लस प्लस, विजुअल सी प्लस प्लस, ये सब सिस्टम ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मतलब कि सिस्टम्स को, हार्डवेयर्स को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सब सी लैंग्वेज के द्वारा ही होता है। और कोई लैंग्वेज इतनी पावरफुल नहीं है कि जिसके द्वारा आप काम कर सकते हो। आज के जमाने में आप जावा यूज करते हो, एंड्रॉइड यूज करते हो, कोई भी यूज करते हो, लेकिन जब एम्बेडेड टेक्नोलॉजी आती है, जैसे आप चाहते हो कि जावा से मैं कोई हार्डवेयर को मैनेज करूं, कोई बड़े बड़े मशीनों को मैनेज करूं, तो जावा का फ्रंट एंड कोड लिख के बैक एंड में तो सी का ही कोड क्या करना पड़ता है? कॉल करना पड़ता है, और सी के कोड के द्वारा ही आपको क्या करना पड़ता है? हैंडल करना पड़ता है। सो दिस ऑल आर द फीचर्स और एडवांटेज ऑफ द सी लैंग्वेज।
सो देयर आर ऑल्सो सम लिमिटेशन ऑफ द सी लैंग्वेज। जब आप सोचते हो कि इतनी पावरफुल है तो उसका लिमिटेशन क्या होगा? ऑब्वियसली जब पावरफुल होता है तो लिमिटेशन भी तो होता ही है। राजा है तो राजा की जितनी ज्यादा खूबियां होती है कुछ उसकी खामियां भी रहती है। सेम थिंग, सी लैंग्वेज इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड पीओपी लैंग्वेज, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नाउ आपको समझ में यहाँ पे अब नहीं आएगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है वो हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे सी पढ़ते जाए। लेकिन आज की तारीख में जितनी भी लैंग्वेज है वो सबकी सब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंसेप्ट आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसको ओओपी उप्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के बेस पे आप बड़े सॉफ्टवेयर बना सकते हो। बड़े सॉफ्टवेयर पीओपी कंसेप्ट मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड कंसेप्ट पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर नहीं बनते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। सो सी इज अ पीओपी प्रोसीजर ओरिएंटेड कंसेप्ट पे वर्क करने वाली लैंग्वेज है, नहीं के ऑब्जेक्ट ओरिएंट पे। सी सो इट इज नॉट यूज फॉर वेरी लार्ज प्रोग्राम, मतलब मोर देन 5000, अगर 5000 10,000 लाइन का कोड है, 25,000 लाइन का कोड है तो सी के अंदर वो प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बजाय उसको ओओपी कंसेप्ट्स के द्वारा अगर डेवलप किया गया तो फिर वो थोड़ा इजी हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। सो सी के बाद नई लैंग्वेज आई सी फैमिली में, वो सी प्लस प्लस है, वो सी का ही वर्जन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। ओके, सो हम नेक्स्ट लैंग्वेज जो स्टार्ट करेंगे सीखने के लिए वो कौन सी करेंगे? सी प्लस प्लस। So now system related, that is most thing. It is system related language. C language is a system related language. It is not web oriented. So web oriented अगर आपको कोई भी काम काज करना है तो आप C language के द्वारा नहीं कर सकते। 95% वायरस और एंटीवायरस किस में डेवलप हो रहे हैं? सी में डेवलप हो रहे हैं। सो ये एक डेंजरस थिंग है। वायरस नो डाउट आप एंटीवायरस बनाते हो लेकिन वायरस भी तो बनता है, और वायरस का जब तक एंटीवायरस नहीं बनता तब तक वो वायरस बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता होता है। सो सी का ये भी डिसएडवांटेज है, और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अगेन ये कंसेप्ट क्या हुआ? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब प्लेटफॉर्म मींस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का मिक्सचर। सॉफ्टवेयर में क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, एंड हार्डवेयर में आता है प्रोसेसर। सो ओएस एंड प्रोसेसर मतलब प्लेटफॉर्म दोनों मिलके जो जिस टाइप का प्लेटफॉर्म होगा लैंग्वेज को उसी टाइप से डिजाइन करनी पड़ेगी। अगर प्लेटफॉर्म चेंज होता है तो लैंग्वेज के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए एक ही लैंग्वेज का कैसे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आएंगे। सो अगर कोई सी प्रोग्राम का मास्टर है तो उसको ढेर सारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, डिपेंड्स ऑन platform. That is called platform oriented language. So these are some limitation of the C language. So now next thing is what is assembler, compiler and interpreter. So we have already learned that what is assembler. Assembler मतलब क्या होता है? assembler मतलब कि जो assembly language को machine language मतलब बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करे उसको क्या बोलते हैं? assembler. assembly language मतलब अभी आगे डिस्कस किया शॉर्ट एब्रिवेटेड फॉर्म लाइक सब, सम, जेएमपी, जंप, जो एक बिट पैटर्न बाइनरी पैटर्न को एक शॉर्ट नेम इंग्लिश नेम दे दिया गया ताकि आप कीबोर्ड पे से उस हिसाब से की प्रेस करके आप इंस्ट्रक्शन दे सको। सो इट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज, एंड वो असेंबली लैंग्वेज के कोड इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाता है? असेंबलर होता है। नाउ आया कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो व्हाट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? जैसे असेंबलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, सेम थिंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो हायर लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज को, जो हायर लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या करता है? बाइनरी फॉर्मेट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। क्लियर? सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर सेपरेट, बोथ आर टोटली सेपरेट सॉफ्टवेयर, बोथ आर नॉट सेम। एक ही सॉफ्टवेयर के दो नाम नहीं है, दोनों डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। ओके, और लेकिन दोनों का टास्क क्या है? हायर या मिडिल लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना है? लोअर लेवल मतलब कि बाइनरी फॉर्मेट में। सो देखो सी का कोई भी प्रोग्राम है वो कंपाइलर या दोनों इंटरप्रेटर वन बाय वन, आइदर कंपाइलर के थ्रू और इंटरप्रेटर के थ्रू आप किस में कन्वर्ट करते हो? मशीन लैंग्वेज में, और वो फिर किसके पास जाती है? प्रोसेसर के पास। ओके, सो प्रोसेसर के पास जाती है, बाद में प्रोसेसर उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपाइलर इंटरप्रेटर बोथ आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर, तो वो दोनों वर्क कैसे करते हैं? और क्या कंपाइलर होगा तो इंटरप्रेटर नहीं रहा तो चलेगा, या इंटरप्रेटर होगा तो कंपाइलर नहीं रहेगा तो चलेगा? अगर
तो मेरा आंसर ये कि नहीं, जनरली मोस्ट ऑफ हर लैंग्वेज के पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों सॉफ्टवेयर रहते तो दोनों की क्या जरूरत है? अगर दोनों का टास्क सेम है कि हायर टू लोअर, तो फिर दोनों की क्या जरूरत है? कोई एक क्यों नहीं चल पाएगा? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम कैसे करते हैं। ओके, सो ये सब उसके राइट अप से आप उसको आराम से रीड कर सकते हो। हम डिटेल में समझते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर कैसे काम करते हैं। सपोज बाद में हम ऊपर जाएंगे, देखते हैं। सब मान लो कि आपका 10 लाइन का प्रोग्राम है। ओके, 10 लाइन का प्रोग्राम है। मान लो कि 10 लाइन में कोई भी एरर नहीं है, किसी भी लाइन में कोई भी एरर नहीं है। तो कंपाइलर क्या करेगा? पहली लाइन रीड किया, ओके एरर फ्री है, वो नेक्स्ट लाइन में गया, एरर फ्री है, एरर फ्री है, ऐसे रीड करते करते 10वीं लाइन में गए, 10वीं लाइन भी एरर फ्री है। एरर फ्री मतलब वो इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली लिखी हुई है, उसके अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंटैक्स एरर? वहां पे प्रोग्रामर ने सी के हर रूल्स, सी लैंग्वेज के हर रूल्स को क्या किया है? फॉलो किया है। कहीं पे भी उसने रूल्स को वायलेट किसी भी जगह पे नहीं किया है। सेमीकोलन रखना है, वहां पे सेमीकोलन रखा है। जहां पे डबल कोट ओपन किया है तो डबल कोट प्रॉपर्ली क्लोज किया है। ब्रैकेट ओपन किया है, राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया हुआ है। मतलब हर जगह पे हर तरह से प्रोग्राम परफेक्टली लिखा हुआ है, कोई भी जगह पे सिंटैक्स एरर नहीं है। सिंटैक्स एरर समझ में आया ना, कि सिंटैक्स लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस के अंदर लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी एरर नहीं है, बराबर। तो सिंटैक्स एरर नहीं है। तो फिर कंपाइलर क्या करेगा? पूरा प्रोग्राम रीड कर दिया। पूरा प्रोग्राम वन टाइम में रीड किया, मतलब रीड तो लाइन बाय लाइन करता है, लेकिन बोला कैसे जाता है कि पूरा प्रोग्राम वन टाइम रीड करता है। और उसके बाद पूरा प्रोग्राम अगर मान लो कि एरर फ्री है तो उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, एंड देन इट विल ट्रांसफर टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब कि पहले पूरा प्रोग्राम रीड करता है, ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन, लेकिन बोला जाता है पूरा प्रोग्राम वन टाइम में रीड करता है। रीड करने के बाद एरर फ्री है तो ही उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, और मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करने के बाद प्रोसेसर को देता है एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन अगर मान लो कि पहली लाइन में कोई एरर आ गई, तो जैसे कि पहली लाइन में एरर है, तो कंपाइलर क्या करेगा? ओके, एक एरर पैकेज जनरेट करता है। उसके अंदर लाइन का नंबर, इंस्ट्रक्शन एरर के बारे में इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लिखेगा और उसको स्टोर करेगा, और वो नेक्स्ट लाइन रीड करने चला जाएगा। वो अभी स्टॉप नहीं हुआ, वो नेक्स्ट लाइन रीड करेगा। कोई एरर नहीं है, थर्ड लाइन में नहीं है, फोर्थ लाइन में नहीं है, फिफ्थ लाइन में नहीं है, वापस सिक्स लाइन में एरर आई। अगेन वो क्या करेगा? वो एरर पैकेज में वो लाइन का नंबर, उसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस कि भाई क्या क्या एरर है, किस चीज के लिए एरर है, वो सब लिखेगा और वापस नेक्स्ट लाइन रीड करेगा। 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, वापस 9 में एरर आई। सो अगेन पैकेज के अंदर वो एरर के बारे में डिटेल लिखा और वापस आगे गया, 10वीं लाइन गया, मतलब लास्ट लाइन रीड कर दिया। अब वो देखता है कि ओके उसके पास एरर पैकेज जनरेट हुआ है। सो वो पूरा एरर पैकेज, पूरा एरर बंच किसको रिटर्न करेगा? प्रोग्रामर को रिटर्न करेगा कि प्रोग्रामर ले ये एरर है, इतनी एरर सॉल्व कर और वापस प्रोग्राम मेरे को दे। सो प्रोग्रामर ने मान लो कि 1 बाय 1 सब एरर सॉल्व कर दी और प्रोग्राम वापस किसको दिया? कंपाइलर को दिया। तो कंपाइलर वही प्रोसेस वापस कौन सी लाइन से करेगा? फर्स्ट लाइन से करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि पहली लाइन या 6 लाइन या 9 लाइन में एरर है तो उसी को ही रीड करना, नहीं, वो पूरी की पूरी प्रोग्राम वापस रीड करे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पहली लाइन के अंदर एरर है, उसको तो सॉल्व कर लिया, लेकिन छठी लाइन के अंदर एरर सॉल्व करते टाइम गलती से आपको तीसरी चौथी लाइन में या 8वीं 9वीं लाइन में एरर जनरेट हो गया, तो कुछ डिलीट हो गया या कुछ आगे पीछे हो गया, तो सो कंपाइलर अगेन पूरी प्रोसेस फर्स्ट लाइन से रिपीट करता है। सो इस तरह से जब तक एरर फ्री नहीं होता तब तक कंपाइलर पूरा प्रोग्राम रीड करता है। रीड करने के ड्यूरेशन में उसको जितनी एरर आती है उसको एक साइड एरर बंच में स्टोर करता है। पूरा प्रोग्राम रीड होने के बाद एरर फ्री है तो ट्रांसफर करता है, ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद उसको प्रोसेसर को देता है और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर एरर है तो वो एरर बंच प्रोग्रामर को देता है और प्रोग्रामर को बोलता है इसको सॉल्व कर। सॉल्व करने के बाद प्रोग्रामर जब प्रोग्राम वापस कंपाइलर को देता है तो वो पहली लाइन से उसको वापस क्या करता है? कंपाइल करता है, उसको रीड करता है। उसके सामने इंटरप्रेटर क्या करता है? तो इंटरप्रेटर क्या करता है? अगेन पहली लाइन में कोई एरर नहीं है, जैसे ही उसने देखा कि पहली लाइन में कोई एरर नहीं है वो फौरन उसी टाइम पे उसको क्या कर देगा? ट्रांसलेट कर देगा। उसी टाइम पे उसको क्या करेगा? ट्रांसलेट कर देगा। ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, सीधा प्रोसेसर को दे देगा और प्रोसेसर से उसका सीधा एग्जीक्यूशन करवा देगा। मतलब इंटरप्रेटर एट अ टाइम एक लाइन रीड करता है,
वो लाइन अगर एरर फ्री है, इफ इट इज एरर फ्री देन इट विल ट्रांसलेट इनटू द मशीन लैंग्वेज, अगर वो एरर फ्री है तो उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, एंड देन इट विल एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट करवाता है, एंड देन इट विल रीड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद की रीड उसके बाद में रीड करता है। सो इंटरप्रेटर का काम क्या है, इट विल रीड वन लाइन एट अ टाइम, if it is error free then translate into the machine language and transfer to the processor for execution, and after the execution of this instruction it will read next line। लेकिन अगर उसके पहली लाइन में उसने रीड किया और अगर कोई एरर आई तो वो आगे दूसरी लाइन रीड करने जाएगा नहीं, वहीं पे अटक जाएगा। वो एरर के रिलेटेड जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस होगी वो इंस्ट्रक्शन वो किसको देगा, प्रोग्रामर को देगा। प्रोग्रामर को बोलेगा भाई ये रहा है, एरर को सॉल्व कर, और एरर सॉल्व करने के बाद मेरे पास वापस आ, मैं वापस उस लाइन को चेक करूंगा, अगर वो एरर फ्री हुई तो मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा, उसको एग्जीक्यूट कर, और उसके बाद ही मैं सेकंड लाइन को रीड करूंगा, नेक्स्ट लाइन को रीड करूंगा, तब तक मैं नेक्स्ट लाइन को रीड नहीं करूंगा। सो इंटरप्रेटर विल रीड वन लाइन एट अ टाइम। If it is error free, then translate it and transfer to the processor for execution, and after the execution it will read next line. But if the line contains any error, then it will stop to read further instruction, it will stop, it will not read next lines. Instead of that, it will transfer this error to the programmer and ask programmer to solve it. Once the programmer will solve it, it will again check it, and if it is error free, then again same process, convert it into the machine language, transfer to the processor for execution, and after execution it will read next line. So now अब आपको पता चला कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस तरह से काम करते हैं। Then which one is a better? If compiler is better, then why programming package will contain interpreter? If interpreter is better, then why programming package contains कंपाइलर? मतलब मैंने अभी आपको बताया मोस्टली हर लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर साथ में रखती है। तो क्यों? क्योंकि दोनों बेटर है, दोनों बढ़िया है, लेकिन दोनों का टास्क क्या है, हायर में से लोअर में ट्रांसफर करना। लेकिन दोनों अलग अलग पर्पस, अलग अलग टाइप की एरर सॉल्व करने के लिए बने हुए। किस टाइप की एरर सॉल्व करने के लिए बने, देखते हैं। चलो विच वन इज बेटर कैसे, लेकिन पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ एरर। So what is type of error? There are three type of error: compile time error, logical error and runtime error। compile time error को program error बोलते हैं, या उसका फेमस दूसरा नाम है syntax error। क्या? syntax error। Be careful, इन एग्जाम के अंदर पूछी जाता है most important questions। type of error, what is error and type of error, clear? So error मतलब कि प्रोग्रामिंग के कंपाइल टाइम में, प्रोग्रामिंग के रन टाइम में कुछ दिक्कतें आती है, कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। सो एरर तीन टाइप की होती है, कंपाइल टाइम और सिंटैक्स एरर, सेकंड इज अ लॉजिकल एरर एंड थर्ड इज अ रन टाइम एरर। व्हाट इज कंपाइल टाइम एरर? मतलब प्रोग्राम लिखते टाइम प्रोग्रामर कुछ लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस रूल को फॉलो नहीं करता। जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शन है प्रिंट एफ, उसमें एफ लिखना भूल गया। मान लो कि कोई स्टेटमेंट है, उसको एंड में सेमीकोलन करना है, वो करना भूल गया। मान लो कि कोई स्ट्रिंग लिखी है, उसको डबल कोट से स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन डबल कोट एंडिंग डबल कोट करना भूल गया, मतलब कि डबल कोट से क्लोज करना भूल गया। तो ये सब क्या होती है? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मतलब कि जहां पे लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशंस क्या हो रहे हैं, कुछ वायलेट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर। तो उस टाइम पे आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। आपका प्रोग्राम कंपाइल, लिसन, मैं वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूं? कंपाइल नहीं हो रहा है, इंटरप्रेट नहीं बोल रहा हूं, कौन सा? कंपाइल। मतलब इसको क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर और सिंटैक्स एरर। समझ में आ रहा है? आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो रहा है। जनरली हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेट नहीं करते। इंटरप्रेट हम कब करते हैं, बताते हैं हम कब करते हैं। ओके, सो पहले कंपाइल समझ में आ गया। सो प्रोग्राम नॉट कंपाइल, सो नॉट एग्जीक्यूटेड। इन कंपाइल टाइम एरर में प्रोग्राम आपका कंपाइल ही नहीं होता, तो एग्जीक्यूट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। सेकंड एरर कौन सी है आपकी? सेकंड एरर कौन सी है? लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर के अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम तो आपने परफेक्ट लिखा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन में आपने गड़बड़ी नहीं की, सब सिंटैक्स आपने सही लिखा है, मतलब कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। कंपाइल होने के बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने जाता है, एग्जीक्यूट भी हो जाता है, लेकिन जो आंसर आता है वो आंसर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल नहीं हो रहा है, आंसर कुछ अलग आ रहा है। सो क्यों? जैसे कि आपको a प्लस बी करना है, लेकिन आपने प्लस के बजाय गलती से माइनस कर दिया,
तो कंपाइलर को और प्रोसेसर को थोड़ी पता है कि आपको प्लस करना है कि माइनस करना है। आपने तो उसको इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, भाई ए में से बी माइनस करो, ए में से बी माइनस करो, तो वो तो ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो आपको जो 3 + 5 का वैल्यू या 5 + 3 का वैल्यू आपको 8 मिलना है, उसके बजाय 5 - 3 करके आपको आंसर क्या मिलेगा, 2। मतलब लॉजिकल एरर हुआ, ये लॉजिकल मिस्टेक हुई है, इट्स कॉल्ड लॉजिकल एरर। मतलब कि वहां पे इंस्ट्रक्शंस तो प्रॉपर लिखी गई है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन लिखनी चाहिए वो इंस्ट्रक्शन के बजाय दूसरी इंस्ट्रक्शन लिख ली है, सो इट इज अ लॉजिकल मिस्टेक। सो इन लॉजिकल एरर प्रोग्राम कंपाइल होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जो आंसर आता है वो आंसर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। एंड थर्ड एरर इज व्हाट, थर्ड एरर इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मतलब अगेन रन टाइम एरर मींस प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। अब क्या होता है, सम टाइम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो जाता है, कोई एरर नहीं होती और आप सक्सेसफुली प्रोग्राम खत्म करके बैठ जाते हो। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि प्रोग्राम रन टाइम पे लटक पड़ता है, अटक जाता है। जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हो, कैलकुलेटर के अंदर अगर आप मान लो कि कभी कोई गलती कर दे तो वहां पे -e आता है। -e मतलब कैलकुलेटर को आपने इंस्ट्रक्शन दिया, कैलकुलेटर उसको वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने गया, लेकिन उसको एरर आ गई एग्जीक्यूशन के दरमियान, सो उसने उसको अटका दिया। सो इट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्यों होती है, दो चीजों के लिए होती तो ऐसी है कि अंदर आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो इंस्ट्रक्शन आपने गलत तरीके से लिखी हुई है। देखो लॉजिकल एरर के अंदर इंस्ट्रक्शन गलत तरीके से नहीं लिखी, इंस्ट्रक्शन लिखने के टाइम पे कुछ गलती किया है, मतलब एडिशन के बजाय सब्सट्रैक्शन किया, जिसकी वजह से कोई बड़े बड़े दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन रन टाइम के अंदर क्या करता है, जैसे कि आपको a/b किया है, ओके, और a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों वैल्यू आप यूजर के थ्रू प्रोग्राम को रन करते हो और प्रोग्राम को बोलते हो कि a की वैल्यू b यूजर से के थ्रू ले, b की वैल्यू b किसके पास से ले, यूजर के पास से। अब यूजर के पास से a की वैल्यू लेने जाते हैं तो a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 3, तो 12/3 क्या हो गया आंसर, 4 हो गया, प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम वही प्रोग्राम रन करने जाते हो तो यूजर a की वैल्यू तो 12 देता है, लेकिन b की वैल्यू क्या दे देता है, 0 दे देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, 12/0 दैट इज इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव हमारे लिए बोला जाता है, हमारी दुनिया में हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज इंफिनिटी नहीं, ऑलवेज देयर इज, भले कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, लेकिन दैट शुड मस्ट बी अ फाइनाइट थिंग, देयर इज नो इनफाइनाइट थिंग्स। ओके, सो डिवाइड बाय 0 इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ रन टाइम एरर। मतलब कि ये क्या हो गया, रॉन्ग डेटा मैनिपुलेशंस। आपको डिनोमिनेटर्स की वैल्यू, मतलब कि जो डिनोमिनेटर्स होता है a/b, then b is called denominator and a is called numerator. So b की वैल्यू अगर आप 0 दे देते हो तो आपका प्रोग्राम रन टाइम पे क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। सो रन टाइम में क्या होता है, रन टाइम में प्रोग्राम कंपाइल होता है, समटाइम्स एग्जीक्यूशन परफेक्ट होता है, आंसर भी परफेक्ट आता है, लेकिन समटाइम्स एग्जीक्यूशन क्या होता है, होता ही नहीं है, चालू एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम क्या हो जाता है, अटक जाता है। सो इट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। सो अगेन हम वापस बैक आते हैं। ओके, सो विच वन इज अ बेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर? ऑब्वियसली हम बार बार कौन सा वर्ड यूज करें, कंपाइल करते हैं। सो कंपाइलर इज अ जनरल बेटर वे। क्यों बेटर वे, देखो मान लो कि हर इंस्ट्रक्शन को रीड करने में चाहे कंपाइलर या इंटरप्रेटर हो 1 सेकंड लगाता है, और उसको कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करने में 1 और सेकंड, मतलब कि हर इंस्ट्रक्शन के पीछे 2 सेकंड। सो टोटल 10 इंस्ट्रक्शन है, मतलब दोनों को कितनी सेकंड लगेगी, 20-20 सेकंड लगेगी। लेकिन कब, जब पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा विदाउट एरर। लेकिन अगर एरर आई तो, जैसे मान लो कि पहली लाइन में एरर आई तो कंपाइलर ने क्या किया, तो उसको एक साइड पे रख दिया। समझ में आ रहा है, कंपाइलर ने उसको साइड पे रख दिया, नेक्स्ट रीड किया, वापस एरर आई, एक साइड पे रख दिया, वापस आगे रीड किया, वापस एरर आई, साइड पे रख दिया, और बाद में पूरे एरर के बंच को किसके पास ले गया, प्रोग्रामर के पास। अब प्रोग्रामर क्या करता है, ओके, पहली लाइन को रीड करता है, उसके लिए उसको सोचता है कि भी एरर को किस तरह से सॉल्व करना है, वो सोचता रहता है, उसको कोई आइडिया नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, बोलता है चलो छोड़ो यार, क्योंकि पहली एरर ऐसी है, फर्स्ट लाइन की एरर ऐसी कि जिसको सॉल्व करने में 5 दिन लग सकते हैं। कितने दिन, 5 दिन। सो आधे घंटे की कोशिश के बाद बोर हो जाता है, छोड़ो यार, दूसरी एरर पड़ी है ना, उसको देखो। दूसरी एरर मतलब कि 6 लाइन की एरर को चेक करता है, मान लो कि उसको बारे में भी वो आधे घंटे तक सोचता है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन उसके पास नहीं आता है। सपोज मान लो कि 6 लाइन की एरर, मतलब सेकंड एरर को सॉल्व करने में 3 दिन लग सकते हैं, तो उसने आधे घंटे के बाद उसको भी छोड़ दिया और वो आखिरी एरर पे गए, 9th लाइन की एरर पे। 5-10 मिनट में मान लो कि वो एरर को सॉल्व कर देता है। सो उसकी एक एरर तो सॉल्व हो गई। अब 2-2.5 दिन और निकल गए तो उसकी दूसरी एरर
जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि वो उसको सॉल्व करने में 3 दिन तक उसको सोच चाहिए। सो वो सॉल्व हो गई, और 2 दिन और हो गए तो उसको पहली बार एरर का भी सॉल्यूशन मिल गया। मतलब टोटल 5 दिन में क्या हो गया, उसकी पूरी एरर सॉल्व हो गई, सबकी सब एरर, क्योंकि सब एरर उसके पास थी। वो हर एक के बारे में स्टेप बाय स्टेप्स होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे हम बोलते कि भाई दर्द पेट में होता है और हम सिर पीटते रहते हैं, समझ में आ रहा है। सो मतलब कैसा होता है कि भाई एरर 9th लाइन में, और उसकी वजह से आगे की लाइनों में एरर जनरेट हुई है। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो रहा है। हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग सीखेंगे ऐसे ऐसे हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई नीचे की लाइनों के अंदर प्रोग्राम में बॉटम लाइन, मतलब कि जैसे जैसे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हो, मतलब बॉटम लाइन की एरर कभी कभी टॉप लाइन की एरर को इफेक्ट करते है, जनरेट करती है। देखेंगे हम कैसे होता है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 9th लाइन की एरर को सॉल्व करने में आपको 6th लाइन या फर्स्ट लाइन या दोनों के एरर का सॉल्यूशन मिल जाए, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको जब 9 लाइन की एरर के बारे में पता हो तब ना, अगर आपके उसके बारे में पता ही नहीं कि 9 लाइन में एरर है तो आप पहली लाइन की एरर को पकड़े गए बैठे रहेंगे। कितना दिन निकालेंगे, 5 दिन, जो इंटरप्रीटर कराए, क्योंकि इंटरप्रीटर फर्स्ट लाइन की एरर आई, अटक गया, वो आगे पढ़ता ही नहीं है। आगे पढ़ता नहीं है तो पता ही कैसे चलेगा कि आगे की लाइन में एरर है। अगर इंटरप्रीटर को पता नहीं चल रहा कि आगे की लाइन में एरर है तो वो प्रोग्रामर को नहीं बता पाएगा, तो प्रोग्रामर को भी पता नहीं चलेगा कि अभी आगे और एरर है। सो 5 दिन पहली लाइन के लिए, उसके बाद के 3 दिन छठी लाइन के लिए, और बाद में आधा पौना घंटा 9वीं लाइन के लिए उसने बगाड़ा। टोटल कितने दिन बर्बाद हो गए, 9 दिन बर्बाद हो गए। सो जनरली हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइलर इज अ जनरली बेटर वे टू ट्रांसलेट, टू वेरीफाई, टू चेक द प्रोग्राम को हायर लेवल या मिडिल लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर इज बेटर। तो फिर इंटरप्रीटर के लिए, तो इंटरप्रीटर लॉजिकल एरर को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि आपको पता नहीं है, आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जो आंसर है वो आंसर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो आप सोचोगे साला गड़बड़ कहां पे कर दिया मैंने। अब आपको पता ही नहीं है, इतना बड़े प्रोग्राम में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन के प्लस को आपने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ढेर सारे लाइनों के अंदर आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन यूज किया होगा। तो आपको उस टाइम पे हर लाइन टू लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसके आंसर को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं डिबगिंग। क्या बोलते हैं, डिबगिंग मतलब प्रोग्राम को लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करके उसके आंसर को वेरीफाई करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिबगिंग। बी केयरफुल, डिबग। प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, डिबग। सो आप बग फ्री करना चाहते हो प्रोग्राम को। सो लाइन टू लाइन आपने देखा, पहली लाइन में ओके, दूसरी लाइन में ओके, तीसरी लाइन तक तो आपका प्रोग्राम वही आंसर दे रहा है जो आपको चाहिए, लेकिन चौथी लाइन में आपको जो आंसर चाहिए था वो आंसर आपको नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स देयर इज सम लॉजिकल मिस्टेक्स इन लाइन नंबर 4। सो अब आप वो लाइन को केयरफुली रीड करो, उसके इंस्ट्रक्शंस के अंदर के जो यूज किए हुए आपके कंसेप्ट है उसको आप वेरीफाई करो, और उसमें जितना जो जरूरी है वो आप मॉडिफिकेशन करो, तब जाके आपका एरर सॉल्व होगा। सो कंपाइलर जनरली हम यूज करते हैं प्रोग्राम के लिए, लेकिन इंटरप्रीटर हम यूज करते हैं टू सॉल्व द लॉजिकल एरर। सो नाउ यू आर टोटली क्लियर अबाउट द कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर एंड टाइप्स ऑफ एरर। क्लियर यहां पर? So these are the some questions that you have to read carefully, then you have to think about it carefully. Mostly हर questions के आंसर आप लोगों को मेरी नोट्स में से मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इसको अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 6 इज अवेलेबल इन लेक्चर। हमारे जो लेक्चर्स का वीडियो है उसके अंदर मिल जाएंगे, बराबर। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को रिफ़र कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को भेज दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।